हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज जो टॉप 300 पॉलिटी का एमसीक्यू करा रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज जो लास्ट लेक्चर में हमने कराया था उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, ये जो हम करा रहे हैं आपका टॉप 300 एमसीक्यू जो है पॉलिटी का, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 300 के बदले मान के चलिए 3000 के बराबर क्वेश्चन हो जाएगा और आप ये शुरू से अंत तक टोटल वीडियो आप लोग देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए तो देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 32 तक कराया था, आगे उसी को बढ़ाते हुए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। वास्तविक रूप से संघात्मक, देखिए हमारा जो संविधान है क्या है, संघात्मक और एकात्मक दोनों आपका माने दोनों है, ठीक है। संघात्मक और एकात्मक दोनों है, ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, एकीकृत न्यायपालिका। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। डी जो ऑप्शन है वो आंसर होगा। एकीकृत न्यायपालिका जो है हमारे संघात्मक माने संविधान के संघात्मक का विशेषता नहीं है। क्लियर है। देखिए तो भारत में संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था पता है, कनाडा से। संघीय प्रणाली जो है किस संविधान से लिया गया था, कनाडा के संविधान से लिया गया था। और संघीय शब्द, देखिए संविधान में जो है संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन लक्षण जो देखने को मिलता है वो क्या है, संघीय है, ठीक है। लक्षण जो संविधान में है विद्यमान है, लेकिन कहीं संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। जैसे कहेंगे कैसे संघीय है, तो देखिए शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता भी क्या है, संघीय माने लक्षण दिखाता है। संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब क्या है, संघीय लक्षण है, ठीक है। और भारत में क्या है, देखिए दोहरी नागरिकता भी संघात्मक लक्षण है, परंतु हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, पता है आप लोग को, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, क्या हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना कर रहा है किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा किया गया था। देखिए तो आप लोग को बताए थे 1909 का अधिनियम को क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और एक्सटेंड किया गया था। और दूसरी बात इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। इसी को हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघीय न्यायालय की जो स्थापना हमारा हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। देखिए 35 के अधिनियम द्वारा किया गया था, लेकिन क्रियान्वित कब हुआ था, कार्य कब किया है, 1937 से किया है, ठीक है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे, गुलामी का पत्र बोले थे, ठीक है। 1935 के अधिनियम को क्या बोला गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, गुलामी का पत्र, ठीक है। गुलामी का पत्र बोले थे किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलामी का पत्र 1935 के शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 1935 के जो अधिनियम है, जो प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में क्या किया, द्वैत शासन लागू किया। क्लियर है। और
प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी। किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 में जो देखिए 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, तो 1935 में उसको ख़त्म कर दिया गया और केंद्र में केवल क्या किया गया? द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई। यहाँ तक आप लोग देखिए ध्यान से सुनिएगा तो आपको टोटल क्वेश्चन याद होगा। और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था या भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, ये जो है हमारे संविधान जब बना था इसका मूल स्रोत जो है यही है 1935 का अधिनियम। क्लियर? तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघीय न्यायालय 1935 हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपको बताया था मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था 1976 में, और भाग 4A में जोड़ा गया था। भाग कौन? 4A में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A में, ठीक है, या 51 क कहेगा। यहाँ तक क्लियर? तो जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो स्टार्टिंग में कितना, देखिए मूल संविधान का अंग नहीं है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितना जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। कितना जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार था। तो अब वर्तमान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो गया है दोस्तों? तो वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। क्लियर है? अब मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति, नेचर कैसी है? तो गैर न्यायोचित है, ठीक ना। कैसी है नेचर? गैर न्यायोचित। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है? फजल अली आयोग संबंधित है किससे? फजल अली आयोग। तो देखिए दोस्तों, फजल अली आयोग जो है इसका गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। किस लिए? फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में हुआ था। पहले गठन का डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1953 में हुआ था फजल अली आयोग का गठन। किस लिए किया गया था? तो राज्यों के पुनर्गठन किससे संबंधित है, ठीक है। फजल अली आयोग का गठन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। और ये जो गठन हुआ था दिसंबर 1953 में हुआ था। इसके 2 और सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे याद है? हृदयनाथ कुंजरू और एक और थे, उनका नाम था केएम पानीकर, ठीक है। केएम पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू 2 सदस्य और थे, ठीक है। फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। इसके 2 अन्य सदस्य थे, कौन कौन? केएम कुंजरू और केएम पानीकर, ठीक है। केएम पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। और ये जो आयोग बनाया गया था 1953 में, ये 1955 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंप दिया था। और इन्होंने अपना सुझाव दिया था कि राज्यों का जो गठन है केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं किया जाए, ठीक ना, और कुछ देखा जाए। और इन्होंने ABCD की श्रेणी में विभाजन किया, माने ABCD श्रेणी का जो विभाजन था उसको समाप्त कर दिया, और 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित करने के लिए सिफारिश भी किया था। फजल अली आयोग जो है, इन्होंने बताया था कि भाषा और संस्कृति के आधार पर ही केवल राज्यों का गठन नहीं किया जाए और पैरामीटर देखा जाए। और जो पहले था ABCD 4 श्रेणी में डिवाइड था, उसको बोले कि ख़त्म करके 16 राज्य और 3 संघ राज्य का, माने 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन का सिफारिश भी किए थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए दोस्तों, मैंने पिछला लेक्चर में भी नागरिकता के बारे में बताया। नागरिकता जो है हमारे संविधान के भाग 2 में है, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। नागरिकता, और कैसी नागरिकता है हमारे देश में? एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है, ठीक। 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता संबंधित, और भाग 2 में। और नागरिकता संबंधी अधिकार जो है, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत है। क्लियर? और जो है भाग 1 जो है किसके बारे में बताता है? भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये बताता है हमारे राज्यों तथा संघीय प्रदेशों से संबंधित है। भाग 3 पता है आपको? भाग 3 को हम क्या बोलते हैं?
मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है। कहाँ से, 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकता संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो गया, 5 से 11, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दोस्तों देखिए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब किया गया दोस्तों, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा, पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था। अगर पूरी तरह कहेगा तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, लेकिन कहेगा कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, इसी के तहत का ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। केवल चीन के साथ और चाय के साथ जो है व्यापार का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ और चाय का व्यापार करने का केवल एक अधिकार प्राप्त था। और 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसी के तहत 1 लाख, पहली बार 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने के लिए अनुदान तो किया गया था। ठीक है। और दोस्तों जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, कंपनी का जो 213 वर्षों का एक अधिकार था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना एलिजाबेथ जो थी प्रथम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजा प्रथम ने की थी। क्यों, जो 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया था को अपना आगे बढ़ाए। ठीक ना, लेकिन बीच बीच में उसको क्या किया गया, बढ़ाते गया टाइम को। और 1833 में पूरी तरह से कंपनी के एक अधिकार को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है। और 1858 के शासन अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन का कार्य भी समाप्त कर दिया गया और सीधे किसके शासन चला गया, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। ठीक ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार जो है खत्म हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। देखिए दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री का, जो भारत के प्रधानमंत्री है उसका, और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और किसका करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का नियुक्ति करते हैं। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये सब कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है। न्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी भारत का कौन होता है, महान्यायवादी। क्लियर है। और महान्यायवादी ही एक ऐसा है व्यक्ति या पोस्ट जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, भाषण भी दे सकते हैं लेकिन मत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत। क्लियर है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं या शामिल हो सकते हैं, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। और ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। महान न्यायवादी जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर। दोस्तों देखो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे, जब भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति किसको देंगे, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक ना। भारत का जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, अपना राष्ट्रपति त्याग पत्र किस किस अवस्था में दे सकते हैं, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक,
और कब, जब और इनको राष्ट्रपति को हटाने के क्या क्राइटेरिया है हमारे देश में? एक तो है कि वो खुद त्याग पत्र दे दे उपराष्ट्रपति को। दूसरा क्या है कि वो महाभियोग लगा के, अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 61 के तहत क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक ना। अब महाभियोग कब लगाएंगे? जब वो लगेगा कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष पूरा होने पर उनको पुनः निर्वाचित होने के लिए क्या है, योग्य है। यानी राष्ट्रपति जो है भारत का पुनः निर्वाचित हो सकते हैं कितना बार, ये लिमिट नहीं है। किसके तहत? अनुच्छेद 57 के तहत। भारत का जो है अभी तक राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो लगातार 2 कार्यकाल तक नियुक्त हुए हैं, उसके बाद अभी तक कोई नहीं हुआ है, ठीक ना। अमेरिका में देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है कितने भी कार्यकाल तक रह सकते हैं, ठीक ना, टर्म तक। लेकिन अमेरिका में क्या है, लगातार 2 कार्यकाल तक रह सकते हैं, उसके अलावा नहीं। क्लियर? तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसको त्याग पत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश रहे हैं कौन? देखिए दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? क्या क्या दिया ऑप्शन? आर.सी. लाहोटी, के.एन. सिंह, के.जी. बालकृष्णन या उपरोक्त सभी क्या है? इसमें जो भारत का प्रमुख न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे हैं? सभी लोग रहे हैं। आर.सी. लाहोटी भी रहे हैं, के.एन. सिंह भी रहे हैं और के.जी. बालकृष्णन भी रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, तो आर.सी. लाहोटी जो थे 2004 से 2005 में भारत का मुख्य न्यायाधीश थे, 2004 से 2005 में। के.जी. बालकृष्णन 2007 से 2010 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। के.एन. सिंह जो हैं 1991 में बने थे, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल किनका है? तो के.एन. सिंह का, याद रखिएगा, सबसे छोटा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश का सबसे छोटा कार्यकाल किनका है? तो के.एन. सिंह का है, ठीक है। देखिए, आर.सी. लाहोटी कब से कब बने? 2004 से 5 के बीच। के.जी. बालकृष्णन 2007 से 2010 के बीच थे और के.एन. सिंह जो थे 1991 में बने थे। और सबसे छोटा कार्यकाल जो है इन्हीं का है। के.एन. सिंह जो है 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक ही बने थे, ठीक ना। यानी 5, 12, 5, 17, 18 दिन का ही बने थे। क्लियर? सबसे छोटा कार्यकाल किस न्यायाधीश का है, मुख्य न्यायाधीश का? तो के.एन. सिंह का है। अभी कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़ है चीफ जस्टिस। अभी कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, सॉरी डी.वाई. चंद्रचूड़ है अभी, जो उन्हीं का ये जो है वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। वाई.वी. चंद्रचूड़ जो थे 1978 से 85 तक थे, जो सर्वाधिक काल तक मुख्य न्यायाधीश थे। सबसे छोटे कार्यकाल तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. सिंह थे। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक कौन रहे थे? वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक ना। इन्हीं का बेटा अभी है डी.वाई. चंद्रचूड़, जो भारत के क्या है 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 2022 से अभी तक बने हुए हैं। क्लियर है? सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? के.एन. सिंह का। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? सर्वाधिक लंबा तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाई.वी. चंद्रचूड़, 78 से 85 तक। और प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश पूछेगा कौन है, तो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो थे के.जी. बालकृष्णन। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के.जी. बालकृष्णन। क्लियर है यहाँ तक? और भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, सबको पता है, हीरालाल जे कानिया जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश में सभी लोग थे। क्लियर? सबसे छोटा कार्यकाल के.एन. सिंह, सबसे लंबा कार्यकाल किसका? वाई.वी. चंद्रचूड़ का। और प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे? तो हीरालाल जे कानिया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों देखिए, कह रहा है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्री परिषद होता है
किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राज्य का कह दिया तो विधानसभा। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन कहेगा कि केंद्र मंत्री जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद कह रहा है तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में इसको क्या बीच में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं। ठीक ना। विधानसभा के 17 आसन का आदेश कौन देते हैं? राज्यपाल देते हैं। जिस तरह से राज्य केंद्र में क्या है? राष्ट्रपति देते हैं, उसी तरह राज्य में 17 का आसन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है। राज्यों के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करते हैं? तो वैसे व्यक्ति जो क्या होता है विधानसभा में बहुमत साबित करता है उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। बहुमत दल का नेता होता है। और राज्य का एक मंत्री जो है क्या होता है? अगर कहेगा राज्य का अगर एक मंत्री के व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वहीं केंद्र में पूछेगा कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत कहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? देखिए नियुक्ति कौन करते थे? अभी बताए कौन करते थे? राष्ट्रपति करते थे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। पूछता है अनुच्छेद 76 किससे रिलेटेड है? तो भारत के महान्यायवादी से किससे रिलेटेड है? ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 76 के तहत ही क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो इनको कौन पद से हटा सकता है? तो इनको हटाने का काम जो है हटा सकते हैं कौन? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनका जो पावर है क्या है? किसी भी सदन के किसी भी बैठक में क्या है? भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। ठीक ना। और महान्यायवादी की वेतन का निर्धारण भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और जो महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ठीक ना। प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं राष्ट्रपति के पद। ठीक ना। महान्यायवादी जो हैं भारत सरकार का प्रथम विधि या कानूनी सलाहकार होते हैं। प्रथम विधि अधिकारी है। वर्तमान में अभी कौन सा है? आर वेंकटरमणी है। महान्यायवादी अभी वर्तमान में कौन है भारत का? आर वेंकटरमणी। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 44 नंबर। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड जो है दोस्तों देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। ठीक। कहेगा कि अंतिम राज्य कौन है जो अलग हुआ है? तो तेलंगाना हुआ है 2014 में 2 जून 2014 को। लेकिन झारखंड जो है आपका 28वां राज्य था। 28वां राज्य के रूप में अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्लियर है? बिहार से अलग हुआ था। बिहार से लगभग 45% जो है क्षेत्र इसको दे दिया गया था। और झारखंड जो है इसकी राजधानी कहाँ है? रांची है। तेलंगाना जो है देश का 29वां राज्य के रूप में अलग हुआ था 2 जून 2014 को। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को क्या है जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जब बनाया गया तो उस समय अब कितने राज्य हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो 26 जनवरी 2020 को क्या है दमन द्वीप दादर नगर हवेली को भी क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को विलय करके एक बना दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। तो हमारे देश में टोटल राज्य 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ तक क्लियर। तो झारखंड कौन से राज्य में 28वां राज्य के रूप में अलग हुआ था? ठीक ना। कह रहे बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है दोस्तों। ठीक ना। बिहार में अभी देखिए अभी जो चुनाव हुआ है वर्तमान जो लोकसभा का उसका हम एक अलग से वीडियो आप लोग को लाऊंगा।
कौन कौन मंत्री बने, कितने पार्टी, कौन पार्टी कितना जीता, कितना चरणों में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का डेट कब घोषित हुआ था, ये सब बिहार जो बीपीएससी कभी कभी पूछ देता है। ये सब मैं इसका एक अलग से वीडियो आप लोग को लाऊंगा दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेने का। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में जो है लोकसभा की सीटें कितनी है, 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कहेगा तो राज्यसभा का सीट कितना है, 16 है। विधानसभा का सीट कहेगा तो 243 है। अब विधान परिषद का कहेगा तो 75। क्लियर। सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट 80 लोकसभा सीट है यूपी में, और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा का सीट है। ठीक ना, 42 का है पश्चिम बंगाल। बिहार में देखिए, बिहार में लोकसभा का सीट 40, राज्यसभा का सीट 16, विधानसभा का सीट 243 और विधान परिषद का सीट कितना है, 75 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क नंबर 46 नंबर, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कब बुलाते हैं, संयुक्त बैठक। मान लीजिए कोई साधारण विधेयक पर सदन में पारित हो जाए, देखिए संयुक्त बैठक का प्रधान कब होगा, राष्ट्रपति कब आहूत करेंगे, जब भी आहूत होगा तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो कब करते हैं, किस सिचुएशन में, मान लीजिए कोई केवल साधारण विधेयक के सिचुएशन में। ठीक ना, अगर कोई भी साधारण विधेयक जो है एक सदन में पारित हो गया, दूसरी सदन में पारित नहीं हुआ, 6 माह से अधिक समय बीत गया, तो इसमें इस परिस्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है आपका संयुक्त अधिवेशन के लिए कॉल करते हैं। ठीक ना, तो जब संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की क्या होती है, बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक ना, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसके तहत है, अनुच्छेद 108 के तहत है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता जो है जो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वही करते हैं। क्लियर। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत प्रावधान है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। किस परिस्थिति में बुलाते हैं, तो जब कोई साधारण विधेयक एक सदन में पास हो गया है और दूसरे सदन में क्या है, 6 माह से ज़्यादा समय बीत गया और पास नहीं हुआ, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है कौन करते हैं, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वहीं इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया। पहला बार जब बुलाया गया था, कब बुलाया गया था दोस्तों, दहेज निषेध बिल पर बुलाया गया था 1961 में। इसके बाद बैंकिंग सुधार के लिए जो बैंकिंग बिल आया था 1978 में। और तीसरा संयुक्त अधिवेशन हुआ था पोटा कानून जो आया था 2002 में, उस समय आपको संयुक्त अधिवेशन, माने अभी तक भारत में टोटल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कितनी बार, 3 बार। क्या है, अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है, एक बुलाया गया 1961 में, इसके बाद 1978 में, फिर 2002 में। 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 1961 में जो है दहेज निषेध बिल के लिए बुलाया गया था, और 1978 में बैंकिंग बिल के लिए, और 2002 पोटा बिल के लिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 47 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का जो है निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। याद रखिएगा, राज्यसभा का जो है निर्वाचित होने के लिए कितना, 30 वर्ष। क्लियर। राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के तहत है। ठीक,
राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा का जो गठन है कब किया गया? 3 अप्रैल 1952, ठीक ना? 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन होता है? अनुच्छेद 80 के तहत। भारत में प्रथम बार द्विसदनीय भारत शासन एक्ट जो है कब लाया था? द्विसदनीय पद्धति 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अभी बताया ना, प्रांतों में क्या था? द्वैध शासन लागू हुआ था। तो देखिए, तो राज्यसभा में सदस्यों का जो है निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। वहीं लोकसभा के लिए कहेगा तो लोकसभा के लिए हो जाएगा 25 वर्ष। क्लियर? लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए भी कितना? 25 वर्ष, ठीक ना? और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। क्लियर है? देखिए, याद रखिए, पहला तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितने आयु होना चाहिए? न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। और पंचायती चुनाव जो होता है उसमें अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कितनी होना चाहिए? मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना? पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का जो है 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। अब प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या है? अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो उनको हटा के फिर नया सदस्य निर्वाचित होता है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, इसको कभी विघटित नहीं किया जाता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता है और ये उच्च सदन है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए ताकि वहाँ से आप लोग को जो भी अपडेट होगा मिलते रहेगा। धन्यवाद।